हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि जल्द से जल्द इस कोरोना को हरा सके और अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सके। दोस्तों, जैसे हम इस पैंडमिक में वीडियो सीरीज चला रहे हैं 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उसका जो यूनिट 1 है उसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग के 3 मेथड हैं, जो इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। तो अभी तक हम 2 मेथड कंप्लीट कर चुके हैं, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। उम्मीद है आपने वो वीडियो भी देखे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यू एडेड मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये बड़ा इजी और छोटा सा मेथड है, लेकिन बड़ा ध्यान से करने वाला है। इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को पहले फॉर्मूला देखेंगे, फिर कुछ केस स्टडी देखेंगे, और फिर जो इस मेथड की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को हम ये मान के चले कि 3 पार्ट है। इसमें आप न्यूमेरिकल आज सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा टॉपिक बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके 3 पार्ट करने जरूरी हैं। पहले में फार्मूला समझना, फिर कुछ केस स्टडी जिससे आपको इसको कैलकुलेट करने में इजी होगा, और थर्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है और उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय कम है इसलिए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड, दोनों एक ही चीज है। इसको करते हैं। तो सबसे पहले नेशनल इनकम, हर बार की तरह इसकी डेफिनेशन। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। तो इसको हर बार याद रखना है क्योंकि ये डेफिनेशन बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, और इवन कि 12th के बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसको अच्छे से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ भी कंट्री में जो प्रोड्यूस होता है वो 2 पार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक जो शॉपकीपर है उसके 2 प्लेसेस रहते हैं, एक जहां वो कमोडिटी को सेल करता है और दूसरा जहां स्टॉक करके रखता है। जो उसका सेल नहीं हुआ या आने वाले समय में उसने सेल करना है तो उसको स्टॉक कर लेता है। तो किसी भी कंट्री का जो प्रोडक्शन है उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो वो जो सेल हो रहा है, एक वो जो स्टॉक में है। आप किसी भी दुकानदार की एग्जांपल ले लीजिए या किसी किसान की एग्जांपल ले लीजिए, वो भी क्या करता है, कुछ सेल करता है, कुछ अपने खाने के लिए स्टॉक कर लेता है। तो इन दोनों को अगर प्लस कर ले तो वो आ जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इस फॉर्मूले को पहले देख लेते हैं। बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है इसको नेशनल इनकम काउंट करने के लिए। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे भी कोई प्रोडक्शन होता है उसके लिए रॉ मटेरियल या किसी भी तरह का इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो यूज किया जाता है, जैसे ब्रेड बनाने के लिए फ्लोर का यूज किया जाता है, चाय बनाने के लिए दूध, चीनी और चाय पत्ती, ये इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो वो सभी चीजें क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इनको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक में से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आगे बढ़ते हैं। ये अभी के लिए इतना समझिए, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो इस फॉर्मूला जीडीपी एट मार्केट प्राइस, पहला जो रिलेटेड एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम हमें मिलेगा दैट इज जीडीपी एट एमपी। सेल्स कहाँ होती है? मार्केट में। तो इसलिए मार्केट प्राइस पे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे।
स्टॉक की वैल्यू भी हम मार्केट प्राइस से ही कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए जीडीपी एट एमपी मिलेगा। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये नेशनल इनकम काउंट करने का पहला स्टेप आप हो गया है। इससे आपको आगे जीडीपी एट एमपी कैसे कैलकुलेट करना है वो आगे भी बताएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्सपेंडिचर मेथड में किया था। आप उस वीडियो का भी इतना पार्ट अगर देख लेंगे तो आप इजिली जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम काउंट कर सकेंगे। फिर भी इस वीडियो में भी आपको दिखाएंगे कि कैसे जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। सेल्स मैंने अभी जो पीछे जो इसमें दिखाया है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये सेल्स जो हमने स्टडी किया है, इस सेल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। सेल्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी, अपने टेरिटरी में अपने देश में बेचना, प्लस एक्सपोर्ट। कई न्यूमेरिकल्स में सेल्स वर्ड अकेले ही लिखा होता है, तो उसमें एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको अलग से इंक्लूड नहीं करना। लेकिन उसमें अगर न्यूमेरिकल में सेल्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी लिखा तो प्लस एक्सपोर्ट आपको अलग से उसमें शामिल करके तभी आपकी टोटल सेल बनेगी। तो ये ध्यान रखना है, सेल्स वर्ड अगर अकेला आ गया है तो आपने उसको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर लेना है। लेकिन अगर उसमें लिखा है सेल्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी तो एक्सपोर्ट अलग से भी प्लस करना होगा, तब इन दोनों को मिला के आपकी सेल्स बनेगी। इसी तरह इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने वर्ड यूज किया है, तो उसमें क्या है, परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस इंपोर्ट। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी अलग से वर्ड है तो इंपोर्ट को अलग से इंक्लूड कर लेना, नहीं तो ये आपका क्वेश्चन ठीक नहीं सॉल्व होगा। तो इसलिए अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नॉर्मल वर्ड लिखा है तो अकेला ले लेना है। अगर परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस इंपोर्ट भी लिखा है तो इन दोनों को प्लस करना। चेंज इन स्टॉक पहले भी बता चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। साल के एंड में आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है और स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक क्या था, तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज चेंज इन स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अभी इसको और क्लियर कर लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था, सेल्स हर प्रोड्यूसर क्या करता है, या तो सेल कर देता है, या जो सेल नहीं होता है या वो फ्यूचर में सेल करना चाहता है उसको स्टॉक में रख लेता है। अगर इन दोनों को मिला लिया जाए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को मिला लिया जाए, तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखिए ये सेल्स है प्लस चेंज इन स्टॉक, दोनों को मिला दे तो आ जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसमें से माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस कर दें, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस कर देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट से, तब भी जीडीपी एट एमपी आता है। कई बार आपके क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट वर्ड यूज कर लिया जाता है इन प्लेस ऑफ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इन दोनों को मिला के भी वैल्यू ऑफ आउटपुट बनना है। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट दे दिया है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को अलग अलग से कैलकुलेट नहीं करना है। तो आगे देखिए क्या है, देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट दो तरीके से कैलकुलेट होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक अलग अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो आपका काम एग्जामिनर ने खुद से ही कर दिया है। तो इसलिए अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हो तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक अलग अलग प्लस नहीं करना, फिर फार्मूले को ध्यान से देख लेना है। और कई बार वैल्यू ऑफ आउटपुट आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि आपके पास कितना प्रोडक्शन है। नॉर्मली हम देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ है और उसकी प्राइस क्या है, तो न्यूमेरिकल में कई बार क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड प्राइस देके भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कह सकते हैं। तो यहां भी ध्यान रखना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, फर्स्ट ये हो गया। दूसरा तरीका है प्राइस इंटू क्वांटिटी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट आप दो तरीके से कर सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और प्राइस एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है, जो अभी तक हमने किया है आपने किया है। हम थोड़ा बैक चलते हैं।
पिछली स्लाइड पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेल्स में हमने दो चीजें इंक्लूड कर ली थी, सेल्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस एक्सपोर्ट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे है, परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस इंपोर्ट। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब इन दोनों को सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को इक्वल प्लस कर दें तो बन जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। तो ये एक ही फार्मूला है, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट किया गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों को मिला दें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दें तो जीडीपी एट एमपी हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ आउटपुट भी दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये पहला, और दूसरा है प्राइस इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट से भी अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करेंगे तब भी आप जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एक और इसका थर्ड मेथड भी है। हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमी में तीन सेक्टर है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टर्शरी सर्विस सेक्टर। इन तीनों में अलग अलग आपको दे सकते हैं ऐसे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शरी सेक्टर। हम तीन दे दिए हैं, तो क्या करना है, कुछ नहीं, आपको इजी इन तीनों को प्लस कर लेना है, तीनों को एक साथ ले लेना है, तीनों अलग अलग दिए हैं एक साथ कर दो, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन प्राइमरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन सेकेंडरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन टर्शरी सेक्टर। इन तीनों को इन तीनों में से माइनस कर देना, अलग अलग कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, तीनों को एक साथ प्लस कर लो, इन तीनों को एक साथ प्लस कर लो, माइनस कर दो, या वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन प्राइमरी सेक्टर, इनको माइनस कर दो। तो दोनों कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, एक साथ पहले इनको प्लस करके इनको प्लस करके माइनस कर सकते हो, अलग अलग करके भी कर सकते हो। तो आंसर सेम आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये था हमारा जो पहला पार्ट था इस वीडियो का कि कैसे आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला सिंपल है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। अब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों को प्लस कर दें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाता है, जो ऐसे वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस कर देंगे तब भी जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। तीसरे तरीके से कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट अलग अलग सेक्टर वाइज देके, कंजम्पशन है सेक्टर वाइज देके कह सकते हैं आपको कैलकुलेट करने के लिए, तब भी जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं। या प्राइस एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस, मैंने पीछे अभी स्लाइड में बताया था, वो देके भी आपको कह सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि आपके कंट्री में कितना प्रोड्यूस हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट आप सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके कर लीजिए, या आप प्राइस इनटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके कर लीजिए। आपको मेन चीज चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपके कंट्री में जो इकोनॉमी में जो आउटपुट हुआ है उसकी क्या वैल्यू है और कितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ है। तो दोनों में का डिफरेंस, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अभी तक जो पढ़ाया है उसके कुछ में केस स्टडी या पार्ट 2 में चलते हैं। सम केस स्टडी। केस 1, कंपनी ए, उसने सेल्स किया 2000, एक्सपोर्ट किया 400, तो उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, टोटल सेल 2000। इसी को वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कह सकते हैं क्योंकि सेल्स में ही एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यहां कहीं नहीं लिखा सेल्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो टोटल सेल कहें, सेल्स प्लस एक्सपोर्ट कहें, तो ये अलग अलग कंफ्यूज नहीं होना, यहां सिर्फ सेल्स वर्ड लिखा है इसलिए एक्सपोर्ट भी इसमें इंक्लूड है। तो टोटल सेल्स 2000,
इज इट क्लियर? टोटल एक्सपोर्ट आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सेल। तो टोटल वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? 2000। अब केस 2 देखते हैं। कंपनी सेल्स टू डोमेस्टिक फर्म, ने अपनी डोमेस्टिक किसी कंट्री में अपने किसी फर्म को दिया 2000, एक्सपोर्ट किया 400। तो अभी टोटल सेल या वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? सेल्स 2400। अभी हम चेंज इन स्टॉक यहाँ नहीं दिया हुआ है तो इसलिए मान लेते हैं 0 है। तो अगर इसको टोटल सेल चेंज इन स्टॉक 0 है तो टोटल सेल इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर वो अलग से कहीं दिया हो न्यूमेरिकल तो उसको अलग से प्लस करना है। तो छोटा सा फार्मूला है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स में अगर ये लिखा है सेल्स 2000, एक्सपोर्ट 400, टोटल सेल 2000, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर सेल्स टू डोमेस्टिक फर्म लिखा है 2000 प्लस एक्सपोर्ट अलग से है तो दोनों को प्लस करके आपकी टोटल सेल आएगी 2400, बिकॉज एक्सपोर्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सेल्स टू डोमेस्टिक फर्म। जो यहाँ है वो एक्सपोर्ट इसमें शामिल नहीं। अब केस 3 देखते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1200, इंपोर्ट्स 300। अब टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? आप वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर दे सकते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट्स कितना हो गया? 1200 और 1500। चलिए देखते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा 1200, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि एज इंपोर्ट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ ये नहीं लिखा कि उसने अपने कंट्री से लिया है या इंपोर्ट किया। टोटल उसने जितना खर्चा किया है दैट इज 1200। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म 800, इंपोर्ट 200। अब टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? 800 प्लस 200 इज इक्वल टू 1000। अगर यहाँ डोमेस्टिक वर्ड अलग से लिखा हुआ है तो इंपोर्ट्स को अलग से प्लस कर लीजिए। Imports are not included. It is specially mentioned that purchase of raw material is from domestic firm. तो ये चीज ध्यान रखना। केस 5, कंपनी डोमेस्टिक सेल, उसने डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, तो उसकी टोटल सेल कितना हुआ? 900, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक वर्ड एक्सपोर्ट आर सेपरेटली इंक्लूडेड बिकॉज डोमेस्टिक सेल आर स्पेसिफिकली मेंशन। अगर ये लिखा होता हो सिंपल सेल्स तो आपको एक्सपोर्ट अलग से प्लस करने की जरूरत नहीं। और लास्ट में वैल्यू ऑफ आउटपुट कैन आल्सो बी कैलकुलेट। ये केस 6 है, ये किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं है। सिंपल आपको क्वेश्चन जो मैंने पहले भी बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट आप 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, या वैल्यू ऑफ आउटपुट आप कर सकते हैं क्वांटिटी इनटू प्राइस, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है और प्राइस क्या है। एक फर्म ने मान लीजिए 1000 पेयर ऑफ शूज एनुअली प्रोड्यूस करती है और 400 रुपीज पे सेल करती है, तो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा 4 लाख। चलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, जो पहले भी पिछली वीडियो में भी आप इसको देख सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसमें से माइनस करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो इजीली आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में और वैल्यू एडेड मेथड में या किसी भी मेथड में ये सेम रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमने कैसे कैलकुलेट किया है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, या वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। तो इस दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हैं। तो इसमें से अगर आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हम आगे चलते हैं, यहां तक हो गया है। अब हमने क्या किया था? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इससे ये पिछली स्लाइड में देखा है। अब आगे और कैलकुलेट क्या करना है? डोमेस्टिक इनकम एट नेशनल इनकम। तो अभी ये डोमेस्टिक इनकम हमें नहीं मिला, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये तो सेम ही है। अब इसमें आगे क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। जब आप
ये हमने पिछले से किया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसमें नेट इंटरेक्ट एक्सेस माइनस कर दिया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। आगे चलते हैं, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये तो डोमेस्टिक इनकम हो गया, एनडीपी एट एफसी, ये एज इट इज है। इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस कर देंगे, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया, दैट इज नेशनल इनकम। तो इस तरीके से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें से अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी डाउट हो, तो इस वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखिए, और फिर भी अगर समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स टू योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है इस वैल्यू एडेड मेथड का। अब आपको एक एग्जांपल, पहले मैं एक छोटा सा स्लाइड शो आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इस प्रॉब्लम के बारे में बताऊं। ये एक किसान है जो अपने खेतों में गेहूं बोता है, गेहूं पैदा किया उसने, उसके बाद इसने अपना गेहूं फ्लोर मिल को बेच दिया। तो फ्लोर मिल ने उस गेहूं से क्या हुआ, फ्लोर बना के, आटा बना के बेकरी को सेल कर दिया। अब बेकरी ने क्या किया, बेकरी ने उसका जो अपनी बेकरी में ब्रेड्स बंस जो भी बनाना था, वो बिस्किट कुछ भी बनाया और कस्टमर को सेल कर दिया। तो इस चीज को देखने के बाद अब ये देखिए, इसको इस तरीके से देखते हैं कि किसान ने मान लीजिए 20 रुपीज का गेहूं बोया, या 20 करोड़ का, 20 लाख का, कुछ भी और उसने इसको बेच दिया मिलर्स को। मिलर ने उस 20 करोड़ के गेहूं से आटा बना के बेच दिया 30 करोड़ का। तो यहां सेल हुई 20 करोड़ की, यहां सेल हो, इसने कितने का सेल कर दिया, 30 करोड़ का, और बेकर ने फिर कस्टमर को बेच दिया 40 करोड़ का। तो टोटल सेल अगर अलग अलग ऐसे काउंट करें तो यार 20 प्लस 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 90। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि कस्टमर के पास तो ब्रेड आया 40 रुपीज का, आउटपुट तो है, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो 40 है, और सेल्स दिखा रहे हैं 90। तो ये है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कैसे, क्योंकि हमने गेहूं यहां भी ऐड किया, ये गेहूं यहां आ गया, इसको यहां फिर दोबारा से ऐड कर लिया, फिर यहां से भी ऐड कर लिया। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो देखते हैं। किसान ने, फार्मर ने वैल्यू एडिशन किया 20 का, ओनली 20 करोड़ का उसने वैल्यू एडिशन किया, और उसने वो जो है गेहूं इसको मिलर को बेच दिया। मिलर ने उस 20 करोड़ के गेहूं से 30 करोड़ का फ्लोर बना के सेल कर दिया। तो इसका वैल्यू एडिशन हुआ 10। जब वो सेल आउट कर गया, मिलर की काम खत्म हो गया, बेकर ने क्या किया, उस फ्लोर को खरीद के 40 करोड़ के ब्रेड बना के कस्टमर को सेल कर दिया। तो अब क्या हुआ, किसान ने 20 ऐड की एडिशन किया, मिलर ने 10 एडिशन किया, और बेकर ने 10 एडिशन किया, और टोटल हो गया 40। इसलिए कस्टमर को जो ब्रेड मिला वो भी 40 है, और वैल्यू एडिशन भी 40 है, या वैल्यू ऑफ आउटपुट भी 40 है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम फाइनल गुड्स को या तो कैलकुलेट कर लें। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है हर स्टेप पे नहीं। या फिर वैल्यू एडिशन, किसान ने वैल्यू एडिशन किया 20, मिलर ने 10 और बेकर ने 10, तो तीनों का मिला के अलग अलग मिलाएंगे तब भी 40, या फाइनल आउटपुट को ही शामिल करें तब भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वैल्यू एडिशन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड को यूज कर सकते हैं। इसमें छोटी छोटी बातें, मेथड भी सबसे छोटा है और प्रॉब्लम भी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर वो ध्यान नहीं रहेंगी तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर सकते हैं और आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए,
और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि पैंडेमिक में वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। वीडियो के बारे में जो भी आपको कमेंट देना है वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि आपके लिए और अच्छी वीडियो आ सके। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम। सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।